भाइयों क्या हाल है जी। वेलकम बैक। शुरू करते हैं जी पार्ट 2 के साथ। नेशनल इनकम का पार्ट 1 बच्चों हमने कवर कर लिया है, अब करेंगे पार्ट 2 जी। तो पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है जी, नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ करंट अचीवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेशनल इनकम बच्चों हमेशा एक्सप्रेस करी जाती है मॉनेटरी टर्म्स में। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स में मेजर करी जाती हैं। वीट केजी में, क्लॉथ मीटर में, ऑयल लीटर्स में। तो अगर हमें नेशनल इनकम की बात करनी है तो हर एक कमोडिटी को हम एक कॉमन टर्म्स में मेजर करेंगे जो है करेंसी, राइट। तो किसी भी देश की जब नेशनल इनकम की बात करी जाती है, कोई भी जब अपने देश की नेशनल इनकम बता रहा होता है, वो ऐसे नहीं बताता 5 किलो लोहा, 600 लीटर तेल, ये वो वगैरह वगैरह, नहीं। नेशनल इनकम एक्सप्रेस करी जाती है हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही। बहुत ऑब्वियस सी बात है ये। तो नेशनल इनकम इज दी मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ द करंट अचीवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस वाले पैराग्राफ में आपको मॉनेटरी एक्सप्रेशन समझाया गया है। ये करंट अचीवमेंट का मतलब क्या है ये हम थोड़ी सी देर में समझेंगे। फिलहाल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? यस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है आफ्टर कैलकुलेटिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स जो कि आपने कंज्यूम करे। मान लेते हैं कोई एक किसान है, उसने अपना प्रोड्यूस अपनी फैमिली को खिला दिया। फार्मर कंज्यूमिंग हिज ओन प्रोड्यूस, तो उसके प्रोड्यूस की जो मार्केट वैल्यू होगी, वो मार्केट वैल्यू जो वो कमा सकता था, वो जो पैसा उसके घर आ सकता था, अब वो नहीं आएगा। एक तरह से उसने वो चीज़ अपने आप से खरीद ली। ऑल राइट, तो जी उसका वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन बच्चों याद रहे, दैट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि आपने जो सामान बनाया है उसमें कुछ रिसोर्सेज इन्वॉल्व थे, उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है। ऑल राइट, अब आप कहेंगे सर अगर गुड्स का मॉनेटरी वैल्यू है तो सर्विसेज का भी मॉनेटरी वैल्यू है। सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू बिल्कुल है जी, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड करने लग गए तो सोचो कितना बड़ा कलेश हो जाएगा। कोई कहेगा मैंने अपने 600 रुपये के बाल काटे हैं, कोई कहेगा कि भैया मैंने सेल्फ स्टडी करा है, पूरे साल में मैंने 1000 घंटे का सेल्फ स्टडी करा है, मैं 1 घंटे के 1000 रुपये लेता हूँ, तो 1000 × 1000, अरे बाप रे, लाखों में नेशनल इनकम बढ़ा देगा वो तो। करेक्ट। तो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं किया जाता बच्चों, क्योंकि उसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है, डेटा बहुत एब्सर्ड हो जाएगा उसके। ठीक है जी। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब जी बढ़ते हैं आगे। मान लेते हैं कि कोई मेड है जो अपने मालिक से शादी कर लेती है बच्चों, सोचना नहीं है इस बारे में। तो इफेक्ट क्या होगा नेशनल इनकम पर अगर कोई मेड शादी कर ले अपने मास्टर से, अपने मालिक से, अपने एम्प्लॉयर से? तो जी पहले उसे सैलरी मिल रही थी, अब उसे क्या मिलेगा? मतलब अब उसे सैलरी नहीं मिलेगी। तो पहले उसे सैलरी मिल रही थी, अब उसे सैलरी नहीं मिलेगी। अब वो डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, वो अब घर का काम कर रही है, तो शी इज़ डूइंग द वर्क ऑफ अ हाउस वाइफ नाउ। उसकी सर्विसेज को मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सो जी नेशनल इनकम विल फॉल इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पर अब इकोनॉमिक पर्पस नहीं रहा। पहले जब वो मेड थी तो बायलैटरल एक्सचेंज हो रहा था, वो मेड का काम कर रही थी, रिटर्न वो पैसे ले रही थी, तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। अब उसकी शादी हो गई है जी मालिक के साथ, अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो नेशनल इनकम में भी ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं करी जाएगी। देन बात करते हैं जी करंट अचीवमेंट की। हमने यहाँ पे ये करंट अचीवमेंट वर्ड यूज़ किया था। व्हाट इज़ नेशनल इनकम? मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ द
करंट अचीवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। करंट अचीवमेंट माने क्या? करंट अचीवमेंट माने कि नेशनल इनकम में भैया फ्रेश ताजी ताजी ट्रांजैक्शन ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाएंगी। सेल एंड परचेज सेकेंड हैंड गुड्स का वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। भैया 2016 में आपने कोई गाड़ी खरीदी, वो 2016 की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गई। गाड़ी थी जी 10 लाख रुपए की, तो नेशनल इनकम में 10 लाख रुपया जुड़ गया तब 2016 में। अब 2025 में वो गाड़ी जो है आप बेच रहे हो किसी को, सेकेंड हैंड गाड़ी बिक रही है मात्र 2 लाख रुपए की जी। अब ये 2 लाख रुपए की गाड़ी जो बिकी है जी, ये सेकेंड हैंड गाड़ी है। ये वही गाड़ी है जो 2016 में इंक्लूड हो गई थी। तो अगर मैं इसको 2025 में भी ऐड कर दूंगा तो होगा क्या कि 10 लाख रुपए की चीज़ की वैल्यू मैंने 12 लाख रुपए पे लगा ली ना भैया। तो जो भी सेकेंड हैंड गुड होते हैं उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर मैंने उसको इंक्लूड कर लिया तो मेरे गुड्स की वैल्यू ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। 2016 में खरीदी हुई गाड़ी 10 लाख रुपए की, नेशनल इनकम तब बढ़ गई थी 10 लाख रुपए से। अब मैं ये 2 लाख रुपए की बेच रहा हूँ सेकेंड हैंड, अगर इसको भी इंक्लूड कर लूँगा तो नेशनल इनकम पर 12 लाख रुपए का असर हो गया ना। जबकि गुड की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, मैंने ओवर एस्टिमेट कर दिया उसकी वैल्यू को सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू को इंक्लूड करके। इसीलिए याद रहे, नेशनल इनकम में सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ फ्रेश ताज़ी ट्रांजैक्शंस को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है जी। आगे बढ़ते हैं। डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग का मतलब क्या है? डबल काउंटिंग का मतलब हम एक ही कमोडिटी की वैल्यू को एक से ज़्यादा बार काउंट कर लेते हैं नेशनल इनकम में, उसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग से होगा क्या? गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऑब्वियसली ओवर एस्टिमेट हो जाएंगी। जैसे अभी ये पीछे वाले केस में हुआ था, 2016 में वो सामान खरीदा था 10 लाख रुपए का, अब उसको हमने 2 लाख का बेचा है 2025 में। तो ये हो जाएगा डबल काउंटिंग अगर एक ही गुड की वैल्यू एक से ज़्यादा बार मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और नेशनल इनकम इससे हो जाएगी जी ओवर एस्टिमेट। तो काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी मोर देन वंस इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज डबल काउंटिंग। और डबल काउंटिंग से गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होगी ओवर एस्टिमेट। बच्चा पार्टी, डबल काउंटिंग को समझने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल मान लेते हैं। 4 फर्म्स हैं ए बी सी एंड डी। ये चारों फर्म एंगेज्ड हैं गारमेंट्स को प्रोड्यूस करने में, और कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। फर्म ए ने रॉ कॉटन बी को बेच दिया 75,000 में। फर्म बी ने क्या किया बेटा, उस रॉ कॉटन को कन्वर्ट किया कॉटन यान में, और उसने बेच दिया सी को 1,25,000 रुपये में। फर्म सी ने उस कॉटन क्लॉथ को कॉटन यान में फर्म सी ने कॉटन क्लॉथ बनाया उस कॉटन यान से, और उसने डी को बेच दिया जी 2.5 लाख रुपए में। और फर्म डी ने क्या किया जी, उसका अल्टीमेट वो गारमेंट बना दिया और कस्टमर्स को बेच दिया है जी 4 लाख रुपए में। ठीक जी। तो ए ने बी को बेचा 75,000 रुपये में, और बी ने सी को बेच दिया है 1,25,000 रुपये में। अब बच्चा पार्टी सोचने वाली बात है कि यार ए ने जो बी को सामान बेचा है 75,000 रुपये में, फिर बी उस सामान से कोई और सामान बना के सी को 1,25,000 रुपये में बेच रहा है, तो इस 1,25,000 रुपये में वो 75,000 रुपये की तो वैल्यू इंक्लूडेड होगी ना यार। ये है रॉ कॉटन, उसने रॉ कॉटन से बनाया कॉटन यान, तो कॉटन यान बनाने के लिए जो रॉ कॉटन यूज़ हुआ वो भी तो पैसा इंक्लूड हुआ, प्लस उसने कुछ उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया बच्चों, राइट। ऐसे ही सी ने
उसको कन्वर्ट करा कॉटन क्लॉथ में और डी को बेच दिया 2.5 लाख रुपए में। अब इस 2.5 लाख रुपए में 1,25,000 की वैल्यू इंक्लूडेड है, जिसमें कि 75,000 की वैल्यू इंक्लूडेड है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सी ने कॉटन यान का बना दिया कॉटन क्लॉथ और वो उसने डी को बेच दिया 2.5 लाख रुपए में। इस 2,50,000 रुपये में, माने कि इस कॉटन क्लॉथ में कॉटन यान की वैल्यू इंक्लूडेड है, जिसमें कि रॉ कॉटन की वैल्यू इंक्लूडेड है। तो ये 2.5 लाख रुपए में 1,25,000 इंक्लूडेड है, जिसमें कि 75,000 इंक्लूडेड है। तो क्या हो गया जी, ये कैसे बना 2.5 लाख रुपया? 75,000 प्लस 50,000 प्लस 1,25,000। ठीक जी, 1,25,000 वैल्यू एडिशन हो गया। डी ने अल्टीमेट कस्टमर्स को वो गारमेंट्स बेच दिए बेटा 4 लाख रुपए के। अगेन बच्चों, इस गारमेंट्स की वैल्यू में इंक्लूडेड है कॉटन क्लॉथ की वैल्यू, जिसमें कि इंक्लूडेड है यान की वैल्यू, जिसमें कि इंक्लूडेड है रॉ कॉटन की वैल्यू। मैं सठिया नहीं गया, मैं सही बोल रहा हूं। डी ने कन्वर्ट किया कॉटन क्लॉथ को गारमेंट्स में, कस्टमर को बेचा 4 लाख रुपए में। ये 4 लाख रुपए क्या है? गारमेंट की वैल्यू, जिसमें कि कॉटन क्लॉथ की वैल्यू इंक्लूडेड है, जिसमें कि कॉटन यान और रॉ कॉटन की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। तो ये 4 लाख रुपया कैसे बना? 75,000 प्लस 50,000 प्लस 1,25,000 प्लस कितना हो गया जी, ये 1,50,000 वैल्यू एडिशन है जी। ठीक जी, ये मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ वैल्यू एडिशन जो हर स्टेज पे हुआ है। ये जी है वैल्यू एडिशन जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। अब जी, डबल काउंटिंग हमें क्या सिखाता है कि जब भी बात हो रही हो नेशनल इनकम की, तो सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल गुड है वो फाइनल गुड को ही इंक्लूड किया जाता है। जब भी बात हो नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ ये फाइनल गुड की वैल्यू को ही इंक्लूड किया जाएगा। ऑलराइट, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो मैं ये फाइनल गुड के साथ साथ जो मेरे ये बाकी गुड्स हैं उनको भी ऐड कर दूं, लेट्स से मैंने ये 2.5 लाख को ऐड कर दिया। 2.5 लाख को ऐड करने का मतलब मैंने ऐड कर दिया 75,000 प्लस 50,000 प्लस 1,25,000। अब लेट्स से मैंने इसमें ये 1,25,000 भी जोड़ दिए, जो कि हो गया क्या जी, 75,000 प्लस 50,000 एंड मैंने वो रॉ कॉटन की वैल्यू भी इंक्लूड कर दी। ये 4 लाख रुपए में तो सब इंक्लूडेड था ही ना बच्चों। ये 4 लाख रुपए कैसे बना था? 75,000 प्लस 50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,50,000, राइट। अब अगर मैं ये सब की वैल्यू को इंक्लूड कर दूं तो देखो होगा क्या। अब ऐसे में जो ये रॉ कॉटन है, जो कि गारमेंट की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया था, अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको देखो मैंने कितनी बार काउंट कर लिया, एक इधर काउंट कर लिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो मैंने क्या किया, रॉ कॉटन को मैंने 4 बार काउंट कर लिया। कॉटन यान जो 1,25,000 रुपये का है, वो एक मैंने इधर काउंट कर लिया। ये एक हो गया जी आपका, ये इधर काउंट, एक इधर काउंट हो गया और एक इधर, 3 बार काउंट हो गया। कॉटन क्लॉथ की अगर मैं बात करूं, उसकी गिनती हमने 2 बार कर ली। एक ये रहा कॉटन क्लॉथ और एक वैल्यू गारमेंट में इंक्लूडेड है कॉटन क्लॉथ की, राइट। तो डबल काउंटिंग से हमें क्या सीखने को मिलता है?
कि जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है ना, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्लूड करो, क्योंकि उसको बनाने में जो भी रॉ मटेरियल यूज हुआ वो सब की वैल्यू उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है। ऑल राइट, तो व्हाट डज डबल काउंटिंग टीच अस? टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ओनली। तो जी डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का एक तरीका हमें मिल गया कि जी फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड करो। दूसरा क्या तरीका हो सकता है डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का? दूसरा तरीका बच्चों ये है कि आपने जो हर स्टेज पे बच्चों जो आपने वैल्यू ऐड की है ना, हर प्रोडक्शन स्टेज पे जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है आप उसको इंक्लूड कर लो। देखो जी हर स्टेज पे क्या क्या वैल्यू एडिशन हुआ है। एक तो जी 75,000 सबसे पहली स्टेज पे, उसके बाद 50,000, उसके बाद 1,25,000 और फिर 1,50,000। बच्चों ये सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 75,000 और 50,000 1,25,000, 1,25,000 और 1,25,000 2,50,000, 2,50,000 और 1,50,000 क्या आ गया? 4,00,000 ही तो आ गया जनाब। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का क्या तरीका है? तरीका नंबर 1, इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ओनली। तरीका नंबर 2 कि आप हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है आप उस वैल्यू एडिशन को ही इंक्लूड कर लो। ठीक जी, क्या कहता है जी कंक्लूजन फिर? इट शुड बी केप्ट इन अवर माइंड दैट वैल्यू ऑफ ओनली गारमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि जो भी अदर गुड्स हैं उन सब की वैल्यू ऑलरेडी गारमेंट में इंक्लूडेड है। अगर मैं अदर गुड्स को भी इंक्लूड करने लग गया तो नेशनल इनकम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा उसका। ऑल राइट जी, आई होप डबल काउंटिंग का टॉपिक आपको क्लियर है। आगे एक पर्सन है जी मिस्टर ए, उन्होंने अपनी सेकेंड हैंड बाइक बेची है मिस्टर बी को फॉर 75,000 थ्रू अ कमीशन एजेंट एंड द एजेंट इज पेड ₹5,000 एज कमीशन। ए ने गाड़ी बेची बी को 75,000 रुपये की एक एजेंट के थ्रू, और एजेंट को 5,000 रुपया कमीशन दे दिया कि भैया थैंक यू आपने गाड़ी को बेचा, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। तो बताओ नेशनल इनकम पे क्या असर पड़ेगा? अब जी ए ने बी को बाइक बेची है 75,000 की, लेकिन वो है जी सेकेंड हैंड बाइक, तो ये सेकेंड हैंड बाइक इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में। हाँ, लेकिन जो ये कमीशन हमने दी है बेटा, ये कमीशन क्या है? एक फ्रेश ट्रांजैक्शन है। ये कमीशन बेटा एक बायलैटरल एक्सचेंज है। एजेंट ने आपको सर्विस दिया, रिटर्न में आपने उसको उसके 5,000 रुपये दे दिए कमीशन के। कमीशन एक बायलैटरल कॉन्सेप्ट हो गया, इसीलिए वो नेशनल इनकम में ऑब्वियसली इंक्लूड किया जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट लेजर टाइम एक्टिविटी। क्या लेजर टाइम एक्टिविटी को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भैया लेजर टाइम एक्टिविटी खाली बैठ के आप कुछ कर रहे हैं, लड़कों से तो नहीं पूछूंगा इस उम्र में खाली बैठ के क्या कर रहे हैं, पर हाँ जी लेजर टाइम एक्टिविटी क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा जी, क्योंकि कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। ट्रांजैक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। खाली फोकट बैठ के आप पेंटिंग बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, किचन गार्डनिंग कर रहे हो, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो, ये सब लेजर टाइम एक्टिविटी है, आप उसको इकोनोमाइज नहीं कर रहे, आप उसको मोनेटाइज नहीं कर रहे, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपने वो मोनेटाइज करना शुरू कर दिया, अगर आपने वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आपने उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का रूप दे दिया, तो डेफिनेटली फिर वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि फिर वो आपके लिए लेजर टाइम एक्टिविटी नहीं रहा। ऑल राइट किड्स, ये था जी पार्ट 2 जिसमें हमने पढ़ा क्या होता है डबल काउंटिंग, क्या होता है करंट अचीवमेंट का मतलब, मॉनेटरी एक्सप्रेशन, लेजर टाइम एक्टिविटी वगैरह वगैरह। अगले पार्ट में हम डबल काउंटिंग का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे,
और बात करेंगे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की। बच्चा पार्टी, ये थे नेशनल इनकम के पहले 2 पार्ट। याद रहे अगर आपको, तो मैंने आपको कहा था नेशनल इनकम हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 का वीडियो डल गया था 2 पार्ट्स में, ये था पार्ट 2। प्लीज़ पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको इसमें नहीं समझ आया, हर एक चीज़ लिंक्ड है बच्चों नेशनल इनकम की। ध्यान रखिए टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है बेटा पूरे सिलेबस में। दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट 2। आई विल मीट यू सून फॉर पार्ट 3। थैंक यू सो मच, बाय।